नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। खबर है कि एकनाथ शिंदे का गुट राजनीति के नए विकल्प तलाश रहा है। शिवसेना के नाम पर राजनीति करने वाला शिंदे गुट ठाकरे नाम और हिंदुत्व दोनों को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट के 38 विधायक राज ठाकरे की पार्टी मनसे में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एकनाथ शिंदे ने इस मसले पर राज ठाकरे से 2 बार फोन पर बातचीत भी की है। इस बीच शिंदे गुट ने उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेने का भी ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर बागी विधायक राज ठाकरे के साथ जाते हैं तो मनसे और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र में नई सरकार बना सकती है। महाराष्ट्र में छाए सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता संजय राउत को समन भेजा। उन्हें 28 जून यानी कि कल ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक संजय राउत को जमीन घोटाले में ईडी ने ये समन भेजा है। महाराष्ट्र में जारी संकट के बीच बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाने के भी संकेत दिए। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि मैं अब भी 2 से 3 दिन तक विपक्ष में हूं। उनके इस बयान को सरकार बनाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। मैंने एक भाषण ट्वीट किया गुलाबराव पाटिल का, आप देख लीजिए। वो खुद बोल रहे हैं बाप बदलने की भाषा। जो लोग बाप बदलते हैं उस बारे में उसने जो एक वक्तव्य किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। वहाँ जो बैठे हैं गुवाहाटी में, उन सभी के लिए गुलाब पाटिल का जो मैंने एक स्पीच ट्वीट किया है वो बहुत ही मार्गदर्शक है। कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, जो लोग 40-40 साल से पार्टी में रहते हैं और भाग जाते हैं, उनका ज़मीर मर गया, आत्मा मर गया है, तो क्या बचता है? जिंदा लाश। जिंदा लाश, जिंदा कौमें। ये शब्द राम मनोहर लोहिया साहब का है। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, ये किसने कहा है? राम मनोहर लोहिया ने कहा है। तो ये शब्द नया नहीं है महाराष्ट्र और देश के लिए। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का किडनैपिंग गैंग शामिल है। और इस देश में विधायकों की अपहरण की घटनाएं राज्य दर राज्य हो रही है। मध्य प्रदेश में यही हुआ, अरुणाचल में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ, कर्नाटक में यही हुआ, महाराष्ट्र में यही शुरू हो गया, राजस्थान में सफल नहीं हो पाए। पूरे देश के अंदर ये लोग सिर्फ विधायकों की खरीद फरोख्त और किडनैपिंग में अपना दिमाग लगाते हैं। तो ये एक अलग प्रकार की सरकार, मोदी सरकार चल रही है, जहाँ पे विधायकों के किडनैपिंग का एक गिरोह बन गया है, सरकारों को गिराने का एक गिरोह बन गया है। किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता हासिल करनी है। जो कुछ भी महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी घटना नहीं है, एक काला दाग का उदाहरण है। और मैं समझता हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस में सही टेस्ट होना है तो महाराष्ट्र में वो एमएलएज आए जो बाहर बिठाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। विनोद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। दीक्षित साहब, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व और ठाकरे नाम दोनों ही नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या इस तरह की संभावना बन रही है कि कोई राजनीति का एक नया विकल्प जो है महाराष्ट्र में तलाशा जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, डे 1 से एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऐसा विकल्प लेके आए जिसकी काट उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे न कर सके। अब देखिए, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की जो अभी सरकार है सत्ता में, उनका एक जो बड़ा ऑब्जेक्शन, उनकी आपत्ति किस बात पे थी जी? कि आप बाला साहब का नाम नहीं ले सकते, उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे में जो ये विकल्प सोचा है शिंदे ने, या उसके पीछे हमारा मानना है कि भाजपा की भी सलाह होगी। और राज ठाकरे का आपने देखा होगा कि रुख पिछले काफी दिनों से, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी
पहली बार सत्ता में आए थे तो राज ठाकरे खुलकर उनको सपोर्ट करते थे, कहते थे कि देश का नेता आप जैसा ही होना चाहिए। बीच में कुछ आपस में लोगों का वैमनस्य दिखा, लेकिन फिर पिछले आप देखेंगे कि लगभग 6 महीने साल भर से एक उनका रुख बहुत सकारात्मक रहा है बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर के प्रति। तो ऐसे में हो सकता है कि उन्होंने भी पहल की हो, दोनों के बीच में बातचीत कराई हो, समन्वय कराया हो। अगर राज ठाकरे जुड़ जाते हैं शिंदे ग्रुप के साथ तो ठाकरे नाम के उपयोग से तो रोक नहीं सकते हैं उद्धव ठाकरे और उनके गुट के लोग। और आप जानते हैं कि आज की तिथि में 55 विधायकों में से शिवसेना के 40 से अधिक विधायक शिंदे जी के साथ हैं। तो जब जमीन पे आपके पास सब कुछ है तो एक ठाकरे, वैसे भी मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि जो महापुरुष हैं बाला साहब ठाकरे देश के एक बड़े पर्सनालिटी है पॉलिटिकल, और महाराष्ट्र के तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं। तो जब एक कोई व्यक्ति किसी राज्य, किसी समुदाय, किसी देश के लिए बड़ी पर्सनालिटी के तौर पे पूजा जाने लगता है, माना जाने लगता है, तो वो किसी परिवार या किसी एक व्यक्ति या अपने उसके बेटे का ही नहीं रह जाता है। जैसे गांधी जी के नाम पे कोई भी अगर कोई स्मारक बनाता है, गांधी जी के नाम पे अगर कोई भी कोई मीटिंग रखता है, उनके विचारों पे चर्चा करता है, तो कोई रोक सकता है क्या? हालांकि उनके परिवार के लोग हैं अभी मौजूद। अभी आप देख रहे राष्ट्रपति चुनाव में भी उनके पोते को चुनाव लड़ाने की बात चल रही थी। तो ऐसे में बाला साहब ठाकरे एक ऐसी पर्सनालिटी है खासतौर से महाराष्ट्र की कि उनके बेटे हों, उनके पोते हों, उनके नाम के उपयोग पर और अपने ही शिवसेना के जो लोग हैं रोके कि नहीं आप उपयोग नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं होता है। हाँ, इससे भी जो एक जनमत वो बना सकते थे कि नहीं जी हम उनके बेटे हैं, हम उनके पोते हैं, तो इससे बचने के लिए अगर वो राज ठाकरे को जोड़ लेते हैं तो ठाकरे नाम जोड़ने में और बाला साहब जी का नाम लेने में उन्हें और सुविधा हो जाएगी। लेकिन राज ठाकरे को ना भी जोड़े तो इसमें कोई आपत्ति ना हो सकती है, न कानूनी रोक है, मेरा ये मानना है। चलिए विनोद कुमार शुक्ला जी, अगर ऐसा होता भी है कि वो राज ठाकरे को आपस में जोड़ते हैं तो बीजेपी और मनसे मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन एक ही पार्टी में इतने सारे कद्दावर नेता किस किस को और किस हिसाब से जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी? देखिए पल्लवी, जिम्मेदारियां कैसी किस किस को और क्या क्या सौंपी जाएगी ये तब तय होगा जब सरकार बनाने की मुहिम आगे शुरू होगी। मुझे एक और बात है, मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेदारियों वाला मामला पहले सुलझ गया है, उसके बाद विरोध और ये स्थितियां पैदा हुई हैं। तो जिम्मेदारियां तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होंगी कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाना है, ये सारी चीजें सेटल हो गई होंगी अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए जाने की बात है। मेरा इसमें एक छोटा सा वो है डिफरेंस कि ठाकरे, चाहे राज ठाकरे इनके साथ आए चाहे उद्धव ठाकरे आए, राज ठाकरे का वो स्टेचर नहीं है कि वो बाला साहब ठाकरे की लिगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं और उद्धव ठाकरे को उनके सारे धमकियों को धता बताते हुए एकनाथ शिंदे अलग गुट बना करके और अब उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है। तो वो इस रिस्क के साथ बाहर गए हैं कि आगे जो होगा देखा जाएगा, और वो आगे जो होगा देखा जाएगा। रिस्क ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने रिस्क ले लिया तो बस ले लिया, उसके पीछे उनकी निश्चित तौर पर फीडबैक है। और एक वो है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने जिस तरह का अलायंस किया है उसमें उनकी कैडर के लोग ही नाराज हैं, कैडर के लोगों की नाराजगी और पार्टी की बड़ी चीचा लेदर हो रही है। और अभी जो चुनाव आने वाला है बीएमसी का, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन का, वो चुनाव बड़ा निर्णायक हो सकता है अगर ऐसी ही स्थिति रहती। तो ये सब सोच करके बाकी मतलब ये जिसको कहा जाता है ना कि वेल थॉट आउट डिसीजन है, ये बहुत सोची समझी योजनाबद्ध तरीके से लिया गया निर्णय है। अब इस आगे की जो रणनीति बनाई जा रही है वो ये कि इस सरकार को किस तरह से मजबूती से बनाया जाए। आखिर एमएनएस का एक एमएलए तो है ही है, तो ये सारा का सारा एक योजना बना करके सरकार किस तरह से मजबूती दी जाए,
उस दिशा में काम हो रहा है। सरकार और बनाने बीजेपी की जो निश्चित ये तौर पर इस प्रक्रिया पूरी है सर, इसमें इतनी देरी लगने के पीछे की वजह आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि कब से शिंदे गुट अलग होके इस समय बैठा हुआ है दूसरे ही राज्यों में, उसके बावजूद भी सरकार बनाने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई। जबकि हमें अच्छे से याद है जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो बड़े आनन फानन में अजीत पवार को अपने साथ मिलाया गया, उन्हें डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी गई। वो आनन फानन वाली चीजें अभी बीजेपी नहीं कर रही है, कोई बड़ी वजह? जी पल्लवी जी, वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। तो जी। बीजेपी इस बार छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही है। और वो कोई भी निर्णय से पहले पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहती है। सारे समझौते करके सारी बातों पर थ्रेडबेयर चर्चा करके आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए कि यही शिवसेना थी जिसके साथ उन्होंने अलायंस किया था, अलायंस के साथ चुनाव लड़ा था। और बाद में उद्धव ठाकरे ने बोला कि नहीं, हमारी आपसे बातचीत हुई थी कि हम मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। तो एक नहीं, दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जब बीजेपी धोखा खाई है। पहले उद्धव ठाकरे के मामले में, बाद में अजीत पवार के मामले में। और दूसरा कुछ कुछ तत्कालीन परिस्थितियां हैं, जैसे राज्यपाल अभी तक कोविड कोरोना से से रिकवर नहीं हुए पीड़ित हैं। थे। कल से वो सक्रिय हुए जी हैं। जी जी जी। कल से वो सक्रिय हुए, उसके बाद से निर्णय में थोड़ा सा आप महसूस कीजिएगा कि थोड़ा सा तेजी आई है। तो मुझे लगता है कि ये मामला एक दो दिन से ज्यादा अब नहीं खींचना चाहिए, अगर कोई विशेष असहमति नहीं बनती है तो। जी पल्लवी जी। चलिए दीक्षित जी, ये कंफर्म है या फिर बस अभी संभावनाओं का ही खेल है कि वो राज ठाकरे के साथ जाएंगे? क्योंकि अगर वो राज ठाकरे का साथ नहीं भी देते हैं और अपने 38 से 40 विधायक ले जाकर बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं तो उसमें क्या समस्या है? और तो और जिस हिसाब से उनके पास इतना बड़ा नंबर है, यहाँ पर तो साफ दिख रहा है कि वो शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी ले सकते हैं, वो नाम भी ले सकते हैं, कानूनी तौर पर उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, वो राज ठाकरे के साथ जाएं न जाएं उससे खास उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है। और ये हमें लगता है कि ये एक इस ढंग की चाल है कि कहीं न कहीं कुछ और भी विधायक जुड़ जाएंगे इस सरकार को बनाने में और उसकी स्थिरता पे उसका फर्क पड़ सकता है। ये इसलिए बात हो सकती है। लेकिन अभी राज ठाकरे से वो सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसकी रिपोर्ट अभी कंफर्म नहीं हुई है जी, जी, जी। तो ये सिर्फ अभी इस टर्न पर है। और जो दूसरी बात आपने कही कि जब उनके पास खुद 37 से अधिक विधायक हैं जो डिफेक्शन के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, तो 37 से अधिक है तो वो जो क्राइटेरिया है वो पूरा करते हैं शिंदे जी। तो ऐसे में वो मनसे के साथ जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, इट हार्डली मैटर्स। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो बहस चल रही है उसमें स्पष्ट तौर पे जो शिंदे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील, उनका नाम है श्री मिस्टर NK कौल। उन्होंने खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होकर कहा है कि माइनॉरिटी में आ गई उद्धव ठाकरे की सरकार और हमारे साथ 39 विधायक हैं। तो 39 विधायकों का क्लेम शिंदे की तरफ से खुद किया जा रहा है, अर्थात हमारे साथ 39 का मतलब हम 40 विधायक हैं। तो 40 विधायक का क्लेम सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, दैट मीन्स अ लॉट। और जब 40, देखिए 55 विधायक प्रेजेंटली शिवसेना के हैं, 56 जीत के आए थे, उस 55 में से 40 अगर एक तरफ हैं, और आपने देखा कि कल एक और उनके मंत्री गुवाहाटी चले गए फ्लाइट पकड़ करके, कुछ और लोग ले जाने की बात चल रही है। तो शिवसेना केवल एक संजय राउत के बयान दिलवा करके, अपने विधायकों को ही पुराने जो उनके साथ जुड़े थे उनको धमका करके इतने से ही अपने कर्तव्य की इतिश्री अभी कर रही है। और उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी तो हमारे साथ ही है। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, आज के जमाने में जो पावरफुल है उसी के साथ सभी लोग होते हैं। बेशक एनसीपी और कांग्रेस कह रही कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। आप बताइए, अगर 55 विधायकों में से 40-42 एक तरफ हो गए तो 10-12 विधायकों को क्या उद्धव ठाकरे का मुंह देख करके रुके रहेंगे कांग्रेस और एनसीपी? सवाल ही नहीं उठता है। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस पल्लवी जी, अगर ये 40 विधायकों पे जो डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दिया है, जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं ये, और इन्होंने हरीश साल्वे को अपने साथ रखा है मेन लॉयर, और थोड़ा भी अगर इनको राहत मिल जाती सुप्रीम कोर्ट से, फॉर एग्जाम्पल जो उनको नोटिस दी गई डिस्क्वालिफिकेशन की, अगर उसको स्टे कर देते, जिसके लिए फर्स्ट डिमांड इनकी है, अगर स्टे हो जाती है तो
आप ये समझ लीजिए कि उद्धव ठाकरे की सरकार गई, उसे कोई नहीं बचा सकता है। अब अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलता है, तभी कोई रास्ता गुणागणित करने का, पॉलिटिक्स करने का बचेगा उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ। जी पल्लवी। विनोद जी, एक बहुत बड़ी बात अब देखने को मिल रही है, ऐसा माहौल हो गया है देश में कि आपस में तो अब चीज़ें शायद सुलझना ही खत्म हो चुकी हैं। ना स्थानीय प्रशासन से चीज़ें सुलझती हैं, ना पुलिस से चीज़ें सुलझती हैं, ना विधानसभा में चीज़ें सुलझती हैं। हर मसला सुप्रीम कोर्ट जाकर पहुंच जाता है। इन दिनों की सियासत में जो भी मुद्दे उठे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाकर ही खत्म हुए हैं। ये क्या हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक है कि हर बात पे अब हर किसी को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रह गया है? ना सरकारों पर भरोसा है, ना प्रशासन पर। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत वाजिब है पल्लवी जी। और ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। आप एग्जीक्यूटिव को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हो, आप विधानसभा, संसद सबको नज़रअंदाज करते हो। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जुडिशरी जो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग को लेकर के लगातार शिकायत करती रहती है और ये बताती है कि हमारे पास जजों की कमी है, पेंडिंग केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें लोग बिना बात जेलों में पड़े हुए हैं, इस तरह के मसले हैं। उन परिस्थितियों में इस तरह के केसेस को एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट का अपना विशेषाधिकार होता है कि उन किन केसों को स्वीकार करे या न करे। तो सीधे तौर पर बोलना चाहिए कि भाई इस मामले को राज्यपाल, विधानसभा के स्तर पर डील करना चाहिए। जब मामला कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का आ जाए और ऐसा लगे कि एक संवैधानिक डेडलॉक जैसी स्थिति है, उन विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए इन केसेस को। सुप्रीम कोर्ट को भी इन चीज़ों को हैंडल करना होगा। अन्यथा आप देखिए जिस तरह से हर छोटे मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंच जा रहे हैं और इनकी सुनवाई के चक्कर में महत्वपूर्ण केसेस को टाल दिया जाता है या उनकी अगली डेट दे दी जाती है। ये एक बहुत खराब परिस्थिति पैदा हो रही है और आप जैसे ही हर चीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट से लेने लगेंगे, अदालतों से लेने लगेंगे, आप जो भारत के संवैधानिक परंपराओं में बाकी जो अन्य इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को कमतर करने लगते हैं। तो ये जो है हमारे संविधान में इन तीनों संस्थाओं को बैलेंस करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमको बरकरार रखना पड़ेगा और इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ही ले सकता है। जी पल्लवी। इंदुकांत जी, अभी संजय राउत को ईडी ने समन भी भेजा है। अब ये समय का बड़ा खेला होता है, पता नहीं क्यों इसी समय पर ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है, उसके बाद फिर ये उम्मीद की जाती है कि नहीं आप इनकी निष्पक्षता पर भरोसा करें। अभी वाकई में लग रहा है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ था उस बीच ईडी ने किसी जमीन घोटाले में समन भेज दिया, कल पूछताछ के लिए बुला लिया है। इतना निष्पक्ष होकर क्या वाकई में ये संस्थाएं काम कर रही हैं या हर बार ये कोइंसिडेंस है? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने पल्लवी जी। अगर इस समय बनता भी था नोटिस का समय तो अवॉइड करना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अगर ये कोइंसिडेंस है भी तो इससे बचने से ज्यादा अच्छा संदेश जाता। हालांकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि संजय राउत और उनकी पत्नी के खिलाफ ये मामला चल रहा है और उनकी पेशी की प्रक्रिया ऑलरेडी जारी है, तो उसी सिलसिले में भी एक नई नोटिस हो सकती है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया, निश्चित तौर पे लोकतंत्र की स्वतंत्रता, निष्पक्षता दिखाने के लिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने ऑर्डर्स में कहा है कि चीजें दिखती जितनी होनी चाहिए उतने ज्यादा दिखनी भी चाहिए। तो दिखने के लिए भी कम से कम ये नोटिस का ये समय, टाइमिंग परफेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है। और केंद्र सरकार ने और भाजपा ने जिस तरह से अपने को ओपन में अलूफ रखा इस पूरे मामले से कि हमारा कोई हाथ नहीं है, ये शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई है, उसमें इस ढंग की पहल करना, इस ढंग के नोटिस अच्छा शोभा नहीं देता है। सर, ये पटकथा लिखी कब से जा रही थी? हाल फिलहाल की तो है नहीं कि शिंदे जी को अचानक गुस्सा आ गया और वो छोड़ छाड़ के सब चले गए। कब से चल रही थी ये प्लानिंग, क्या समझा जाए? क्योंकि इतने सारे विधायक अपने साथ जोड़ना ये भी बहुत बड़ी बात है। दीक्षित जी। देखिए पल्लवी जी, ये पटकथा तो जिस दिन से सरकार बनी थी एनसीपी और इनके साथ, ये पटकथा तभी की मानी जाएगी
क्योंकि वास्तव में देखिए शिवसेना के जो भी अच्छे लोग हैं, सत्ता के लिए ये जुड़ना चाहते थे, लेकिन शिवसेना के जो भी अच्छे लोग हैं कोई भी कभी नहीं चाहते थे कि एनसीपी और कांग्रेस, जिनके खिलाफ उनकी पूरी राजनीति थी, जिनके खिलाफ राजनीति कर करके शिवसेना खड़ी हुई, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो ऐसे में ये पटकथा तो उसी दिन से लिखी जा रही थी कि जिन लोगों को सत्ता का सुख मिल रहा था, जिनको मंत्रालय मिल रहा था, वो निश्चित तौर पे खुश रहे होंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि का जो माना जाता है कि योगदान था सरकार बनाने में, उनको छोड़ दें और आदित्य ठाकरे को छोड़ दें, तो शिवसेना के बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, वो लोग भी एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। तो पहली पटकथा लिखने की शुरुआत तो उस समय से मान लीजिए कि लोगों में एक असंतोष काफी बड़ी संख्या में था। अब जो उद्धव ठाकरे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं किन परिस्थितियों में कोरोना में संघर्ष करता रहा, किस तरह से सरकार चलाता रहा, लेकिन इनकी शिकायत शिंदे की और बाकी विधायकों की ये जेन्युइन है कि इन किसी भी परिस्थितियों में आप देख लें, एनसीपी का या कांग्रेस का क्या कोई काम रुका? किसी विधायक को कोई शिकायत हुई कि हमें सरकार तक एंट्री नहीं मिलती है, हमें नहीं सुना जाता है? लेकिन खुद उद्धव ठाकरे ये स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ, हम अपने सारे विधायकों से, मंत्रियों से कितनी बार डिस्कशन करते थे, कितनी बार मिलते थे। ऐसे में ये साफ है कि कम्युनिकेशन गैप था। कुछ लोग मिलकर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि, कुछ लोग मिलकर सरकार चला रहे थे और ये पूरा देश जानता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सामने दिखता है कि पूरी सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जरूर हैं, लेकिन सरकार कौन चला रहा है? वो शरद पवार चला रहा है। तो ऐसे में जो लोग भी स्वाभिमानी होंगे वो लोग निश्चित तौर पे बात कर रहे होंगे, और जो बातें खुल के आ रही हैं कि लगातार शिंदे और तमाम लोग अंदर खाने में ये कह रहे थे कि परेशानी है, बातचीत करिए, चीजों को रिजॉल्व करिए, लेकिन इन लोगों ने समय नहीं दिया। इन्होंने माना कि उद्धव ठाकरे मतलब बाला साहब ठाकरे के बेटे, वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठेगा। तो ये पटकथा लिखती रही और कहते हैं ना कि एक लिमिट क्रॉस हुई तो इन लोगों ने आपस में मिलकर एक डेट तय किया कि हम अब ऐसा करेंगे, ऐसा हमें लगता है। और बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स का भी ये मानना है कि अंदर खाने में ये सुगबुगाहट काफी दिनों से थी। हाँ, ये टाइम जो था कि अब हम ये करेंगे, शायद उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस और बाकी चीजों का लोग इंतजार कर रहे थे। जी ठीक है। विनोद जी, ये बागी विधायक जो हैं शिवसेना के, वो कहते रहे हैं कि शिवसेना को खत्म करने के पीछे एनसीपी और कांग्रेस का हाथ है। क्या आप भी ये मानते हैं कि शिवसेना अपने पतन की ओर उसी दिन बढ़ चुकी थी जिस दिन इन दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन किया और महाविकास अघाड़ी नाम से सरकार चलाना शुरू किया? पल्लवी, अगर आप मुझे अलाउ करें तो आपने जो दीक्षित जी से सवाल किया था उसका मैं छोटा छोटा जवाब दे के फिर आपके प्रश्न पर आऊं। बिल्कुल सर जी। आपने दो सवाल दीक्षित जी से किया। एक ये कि इसकी पटकथा कब से लिखी जानी शुरू हुई थी, एक, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट संजय राउत के खिलाफ ईडी गया। तो पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको बता दूं। सर थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बताइए विनोद जी, आप ही का रुख करेंगे, आप अपनी बात जारी रखिए। और अब ये नई अपडेट आई है सर, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है शिंदे गुट के विधायकों को। जी जी जी, ये होना ही था, इसलिए कि डिप्टी स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को इन्होंने चैलेंज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट में होना ही था। ये डिसीजन एक्सपेक्टेड लाइन पर है। मैं जो दो प्रश्नों की जवाब जिनके आपने किया था उन पर आता हूँ। पहला ये कि संजय राउत को जो नोटिस दिया गया है वो उसका मॉरल वो है, देखिए मॉरल वाली बात है कि मॉरली अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल हर मामला अदालत में जाता है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जब लोगों के घर ढाए गए थे तो उसमें ये बोला गया था कि इनको बिना नोटिस दिए इस तरह का वो किया गया था, और जब दंगे हुए उसके बाद लिए, और ये जमीयत उलेमा ने केस किया था। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बाकायदा जवाब दिया कि जब तीसरी नोटिस, डिमोलिशन नोटिस खत्म हो गई, उसके बाद हमने किया, तो ये रोने से पॉलिटिशियंस बाज नहीं आते हैं। तो ये और इस तरह का बहाना लेकर के इन पर कार्रवाई को डिले नहीं करना चाहिए। दूसरा आपका जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, और मैं उस पर कूदा इसलिए
कि मैंने उस पर खबर लिखी थी। देखिए, ये मामला शुरू एग्जैक्टली मिड 21 में ही शुरू हो गया था, लेकिन अक्टूबर नवंबर 2021 में ये ऑलमोस्ट डील हो गई थी कि भाजपा और शिवसेना एक बार फिर सरकार बना लेंगे, और बातचीत चल रही थी। उस समय बातचीत उद्धव ठाकरे से चल रही थी जी। मुझे ये जानकारी नहीं मिल पाई, मैंने कोशिश की, इसलिए कि बहुत टॉप सीक्रेट मामला चल रहा था कि ये बातचीत टूटी क्यों। तो ये अक्टूबर नवंबर से मामला बहुत जोर पर था। अब मैं आपके मुख्य प्रश्न पर आता हूं जो आपने मुझसे किया कि समझौता जो कांग्रेस और राष्ट्रीय एनसीपी के साथ शिवसेना ने किया था, उससे क्या, उसके कारण से क्या स्थितियां उभरी। देखिए, ये सबको मालूम था कि ये जो अलायंस है, ये अलायंस और आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्टरी विचारधाराओं का जो वैचारिक विरोधाभासी विचारधाराओं की 3 पार्टियों के बीच में था। और धीरे धीरे लगभग 5-7 घटनाएं, जिसमें पालघर के साधुओं की हत्या से लेकर के नवनीत राणा की गिरफ्तारी तक एक लंबी सीरीज है। उस सीरीज का असंतोष का नतीजा जो है वो आज सबके सामने है कि महाराष्ट्र में सरकार गिरने की कगार पर। सर, समय की कमी है इसलिए बीच में आपको रोक रही हूँ। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।